ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना, उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 189 करोड़ 17 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। डॉक्टर हरीश, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर हरीश से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर पूछ सकते हैं, यानी 01123421764 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर हरीश, देश में कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर, और चूंकि आप एक देश के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम पिछले वर्ष से पिछले वर्ष से तुलना करें तो स्थिति काफी अच्छी है जी। बिल्कुल तुलनात्मक नहीं है, कुछ भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, हमें थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी चिंता है कि पिछले 1-2 महीने की तुलना में अगर हम अभी देखें तो थोड़ा सा मामले बढ़े हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं बढ़े हैं कि हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता हो। ठीक है, कुछ प्रतिशत उनका बढ़ा है जो पॉजिटिविटी आ रही है कुछ मामलों में। दिल्ली में जैसे 5% के आसपास जो हम टेस्ट करते हैं उनमें पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत अधिक नहीं है। और जो अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार होकर मरीज आते हैं, उसकी संख्या भी अधिक नहीं बढ़ी है। अस्पतालों में काफी अच्छी तैयारी है, लेकिन मरीज अधिक कभी है नहीं। तो निश्चित रूप से अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। और ये सब इसलिए संभव है कि हम अभी भी उन सभी चीजों का पालन कर रहे हैं, जैसे मास्क को पहनना, थोड़े ऐसे बंद जो स्पेसेस हैं उनसे थोड़ा दूर रहना, हाथ धोना, ज्यादा इकट्ठे ना होना। ये सब चलता रहेगा तो न सिर्फ कोरोना बल्कि इस तरह के जो अन्य बीमारियां हैं, वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस है, उन सब से भी हम काफी मात्रा में बच सकते हैं। जी। और डॉक्टर हरीश, कोविड वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जिस तरीके से देश में हम लगभग ये कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे, और इस समय अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, प्रिकॉशनरी डोज भी लगाया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले DCGI ने बच्चों के लिए कुछ वैक्सीन को अप्रूव किया है, वो कौन सी वैक्सीन हैं? देखिए, कोई भी नई दवा जब देश में आती है, चाहे वो वैक्सीन हो, दूसरी दवाइयां हो, सबसे पहले उसके बारे में जो रिसर्च करी जाती है, उस रिसर्च के डेटा को DCGI, जैसे आपने कहा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी बहुत सारी कमेटीज हैं, वो सब लोग उसको देखते हैं, परखते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है और उपयोगी है, तभी उसका लाइसेंस वो जारी करते हैं। तो उनके द्वारा अप्रूवल होना, लाइसेंस देना एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन वो तुरंत सबके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि उस प्रक्रिया के पूरे होने तक उसका अधिक उत्पादन नहीं किया जाता है। उसका उत्पादन बाद में कंपनियां बढ़ाती हैं। उत्पादन बढ़ाने के बाद देश के हर हिस्से में वो चीजें पहुंचे, और फिर जो हमारा तंत्र है जहां से वैक्सीन दी जाती है, उस समय वो उपलब्ध हो और फिर बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को मिले, उस समय थोड़ा समय लगता है। निश्चित रूप से DCGI ने 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, या 5 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोई ना कोई वैक्सीन इस समय देश में उन्होंने अप्रूव की हुई है। 1 से ज्यादा वैक्सीन हैं जो कि अब अवेलेबल है,
और नाम बताने से कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि जब भी हमारे तंत्र में सरकार उसको कहेगी कि इन बच्चों को लगनी है, अभी 12 वर्ष से ऊपर के सभी को वैक्सीन लग सकती है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है या कम ली है वो वैक्सीन सेंटर पर जाएं, अपने बारे में बताएं। वैक्सीन सेंटर से ही सारी जानकारी मिलेगी उनको कि कौन सी वैक्सीन है, उनको लग सकती है, कब कब लगेगी, क्योंकि कई सारी वैक्सीन है जो अलग अलग डोजेज में अलग अलग तरीके से आई है। अगर मैं सारा बताऊंगा तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, जो 12 वर्ष और उसके ऊपर के हैं, आप वैक्सीन सेंटर में जाइए, वहाँ जो भी वैक्सीन इस उम्र के बच्चों के लिए लाइसेंस है उपलब्ध होगी, उनको वो लग जाएगी। एक बात। दूसरा, अभी तक जो लाइसेंस मिला है वो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लाइसेंस मिला है, लेकिन अध्ययन हुए हैं और मैं ये कहना चाहूंगा सभी को कि कुछ ही महीनों की देरी है। 2 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों के लिए या 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए कोई न कोई वैक्सीन हमारे देश में जल्दी ही उपलब्ध होगी। और बीमारी को देखते हुए, बच्चों में बीमारियों को देखते हुए, बीमारी से होने वाले खतरों की संभावना को देखते हुए सरकार की नीतियां बनेंगी, उसके अनुसार सभी को यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर हरीश, इस समय अगर हम देखें तो बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है और जिसे कहते हैं कि हीट वेव चल रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि किस तरीके से आपको इतनी अत्यधिक गर्मी में आपको किस तरीके से आपको रहना होगा, कैसे आपको बाहर निकलना है। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सावधानी उन्हें बताएंगे कि जबकि कल दोबारा से बच्चों को स्कूल जाना है, तो किस तरीके से इस कड़ी धूप से और गर्मी से बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल उपाय नहीं है। प्रयास यही होना चाहिए कि किसी भी तरह से जो सीधी धूप मिलती है सुबह और शाम का छोड़ दें, जो दिन में है तेज धूप होती है, उससे बिल्कुल सीधे सीधे बचा जाए। जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले। स्कूल जाना है तो अधिकांश बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं और दोपहर में ही घर में लौटते हैं, और ये देखने में आता है वो किसी न किसी तरह के छांव में बच्चे जाते हैं, बस में जाना है या किसी और वाहन से जाना है। तो अगर बच्चों को धूप में निकलना आवश्यक है स्कूल जाने के लिए या किसी और निकाल से, छातों का प्रयोग करें, सीधे धूप से बचाएं। एक तो ये हमें करना है। तो कपड़े पहने, थोड़ा सूती कपड़े पहने जिसमें हवा आराम से जा सके। ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें बहुत ज्यादा हवा का आवागमन नहीं हो पाता है। तो क्योंकि हमारे शरीर में पसीना आता है गर्मी से, सभी का आता है, और पसीना जब शरीर से उड़ता है गर्मी की वजह से तो वो कुछ शरीर की ऊष्मा लेकर उड़ता है, शरीर को वो ठंडा रखने में सहयोग करता है। अगर हम ज्यादा कपड़े पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें से हवा आर पार नहीं जा सकती है, तो पसीना उड़ नहीं पाएगा और हमारा शरीर अधिक गर्म हो जाएगा। तो सूती कपड़े पहने, इस बात का प्रयास हमें करना चाहिए। और अपने आप को उचित मात्रा में बार बार पानी जरूर पिए, और नींबू की शिकंजी है या तरह की शिकंजी है या दूसरे पेय पदार्थ हैं जो हर घर में उपलब्ध होते हैं, उनका अधिक सेवन करें, क्योंकि अधिक गर्मी में जाने से शरीर में से बहुत सारा पसीने के माध्यम से शरीर का पानी निकलता जाता है। अगर हम उसको नहीं पिएंगे अधिक पानी के साथ साथ कुछ सॉल्ट हैं जो भी निकलते हैं, तो उनको भी हमें शरीर में लेना होता है बाहर से। तो इस तरह के पेय पदार्थों का भरपूर उपयोग करें और प्यास से बिल्कुल भी ना रहें। अधिक पानी पिएंगे, गर्मी से बचेंगे, इस तरह के सूती कपड़े पहनेंगे, तो निश्चित रूप से इतनी जो भयानक गर्मी पड़ रही है, इसके दुष्प्रभाव से हम निश्चित रूप से बच सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर हरीश, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर या किसी बच्चे को हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट में ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, और ऐसे में, या जिसे हम लू लगना भी कह सकते हैं, तो ऐसे में जब अक्सर लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, कई बार ठंडा से एकदम से गर्म और ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेट को लेकर नॉर्मली शिकायत रहती है, और ऐसे में क्या इसका उपाय है, किस तरीके से हमें इससे फाइट करना चाहिए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पेट खराब हो जाता है, हमें दस्त लग जाते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं जी, ये इसलिए होती हैं कि अधिक गर्मी पड़ने से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो अधिक समय तक खाने योग्य नहीं रह पाते हैं, अगर उनको हम फ्रिज में न रखें या ठंडी जगह में न रखें। तो हमें सावधानी ये बरतना चाहिए कि हम ताजा खाना ही खाएं जहां तक संभव हो सके।
और खाने को देखकर खाएं, बाहर के खाने से बचें, संक्रमित खाने से बचें, उन सब से ही यह होगा। गर्मी का सीधे सीधे शरीर पर यह असर नहीं होता कि हमें पेट की समस्या, पेट खराब हो जाए, लेकिन जो संक्रमित खाना है या खराब हो चुका है खाना है उसे खाएंगे तो जरूर समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि अगर लू लग जाए, जैसे आपने पूछा था, इसका शरीर को जब हाथ लगाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो गर्म लगेगा, जैसे बुखार आना होता है, और ये शरीर का तापमान काफी अधिक बढ़ सकता है। अगर घर में ऐसा हो जाए, आपको लेके लू लग गई है और बच्चों को बुखार आ रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को भी बुखार आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसे पंखे के नीचे लिटाएं, शरीर पर कम से कम कपड़े पहने और पूरे शरीर को एक सामान्य तापमान का जो पानी है, बर्फ से नहीं बल्कि सामान्य तापमान का जो पानी है, उससे पूरे शरीर को बार बार गीला करें। तो शरीर से जब पानी उड़ता है, वो शरीर की गर्मी है, जिसे हम हीट कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, उसको लेके उड़ता है तो शरीर का तापमान कम होने लगता है। घर में ये काम करें और जल्दी ही, जितना जल्दी हो संभव हो सके, किसी न किसी अस्पताल में लेकर जाएं जहां पर उचित उसका इलाज हो सके, क्योंकि बुखार का सिर्फ एक कारण नहीं होता। हमें लगता है कि लू लग गई है उसकी वजह से बुखार आ रहा है, लेकिन बुखार के अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनका तुरंत उपचार करना अत्यंत आवश्यक हो सकता है। घर में अपने आप ही उसका उपचार करेंगे तो वो ठीक नहीं है। हाँ, अस्पताल पहुंचने तक ये सारे काम करें। बुखार की दवा घर में उपलब्ध है तो उचित मात्रा में बुखार की दवा दें, लेकिन शरीर को एक्सपोज करके, कपड़े कम करके, उम्र के हिसाब से कपड़े कम करके पूरे शरीर के ऊपर पानी से पहुंचना और शरीर को गीला करना, और पानी उड़ जाए शरीर में से फिर से गीला करना, यही सबसे अच्छा उपाय होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बुखार आने पर कपड़े तो पूरे पहना के रखते हैं, केवल माथे पर पट्टी रखते हैं। केवल माथे पर पट्टी रखना मुश्किल से 1 या 2% शरीर का जो भाग है वही उससे प्रभावित होता है, बाकी शरीर से नहीं होता। लेकिन हमें आवश्यकता होती है कि शरीर का जो मुख्य भाग है, हाथ पांव है और पेट और पीठ है या छाती है, उन सब पर भी पानी जाना चाहिए, जिससे वो अधिक जो एरिया है शरीर का उससे पानी उड़े और जल्दी से तापमान कम हो सके। जी, और चूंकि बच्चों की बात चल रही है डॉक्टर हरीश, और आजकल बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम 10वीं और 12वीं के भी चल रहे हैं, तो अभी तक बच्चे ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कर रहे थे, अब स्टेज है ऑफलाइन मोड पर जाकर एग्जाम देने का। तो परीक्षा में ये जो ऐसी स्थिति बनती है, इसमें जो तनाव होता है, तो उससे बच्चे कैसे निजात पा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, तनाव कई प्रकार का होता है और ऐसा कहा जाता है कि हल्का हल्का सा तनाव आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो आप परीक्षा दे रहे हैं, उस सब में सुधार लेकर आता है। हल्की सी चिंता होती है तो आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पूरे ध्यान लगा के पढ़ते हैं, वो सब आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी जो परीक्षा दे रहे हैं उसको अच्छा बनाता है। लेकिन अगर यही तनाव अधिक मात्रा में हो जाए तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है जी, है ना। और ये परीक्षाओं का तनाव सभी को होता है, इसके लिए कोई ये ना समझे कि सिर्फ हम ही को हो रहा है। हर व्यक्ति थोड़े से तनाव में रहता है और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने परीक्षा के पहले कितनी तैयारी की है, कितने आप तैयार हैं उस परीक्षा के लिए। अगर अच्छी से तैयारी है तो तनाव हल्का सा रहेगा, जो कि आवश्यक है। अधिक तनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, अगर आप तैयारी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, परीक्षा है, बाहर में भी आती है, तो इतने ज्यादा तनाव से ना हो, में ना आए कि अपने आप को प्रभावित करें, अपने आप को नुकसान पहुंचे उसका, उससे बचें। लेकिन अगर ऐसा होता है, कई बार तैयारी है सब कुछ, फिर भी बच्चे डर जाते हैं, अधिक तनाव उनको हो जाता है। ऐसे में अपने घर में बात करें, जो आपके समझदार व्यक्ति घर में या पड़ोस में है या रिश्तेदारी में है, उनसे बात करें। स्कूल के टीचर हैं, वो बहुत सहायता करते हैं, उनसे बात करें, वो समझाएंगे, वो आपके तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे। इन सब से भी अगर आपको लगता है नहीं, ज्यादा हमें लाभ नहीं हो रहा है, तो कोई काउंसलर है या साइकोलॉजिस्ट है, उनसे बात करें। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो पास में जो भी अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ डॉक्टर है, उनसे जाके बात करें। किसी न किसी से चर्चा अवश्य करें। तनाव को खुद ही सहन ना करें, उससे वो बढ़ता जाता है।
चर्चा करने से तनाव में निश्चित रूप से कमी आती है। जी डॉक्टर हरीश, आपकी इन सुझावों से बच्चों को जरूर राहत मिली होगी और बहुत ध्यान से उन्होंने आपकी बातों को सुना होगा। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और डॉक्टर हरीश पीडियाट्रिशियन है तो बच्चों से रिलेटेड सवाल भी आप उनसे कर सकते हैं। और सबसे पहले दिल्ली से रमेश जी का फोन आया है, आइए बात करते हैं उनसे, वो क्या जानना चाहते हैं। रमेश जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। जी रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी, आकाशवाणी स्टूडियो का मैं बहुत ही नियमित श्रोता हूँ, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, हमारा एक लड़का है। जी जी। तो जी वो 14 साल का है। अब यानी अक्टूबर में हो जाएगा जी। तो उसकी वैक्सीन लगवाना है। तो वो निमोनिया, शुरू में तो बहुत ज्यादा निमोनिया रहा है। अच्छा, ओके। तो जी उसको बार बार बुखार लगता रहता है। तो उसको अभी हम पिछले बुधवार को भी लगवाने जा रहे थे वैक्सीन जी। तो उसको बुखार आ गया, फिर मैं नहीं जा पाया जी। तो इसमें क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए? जी बिल्कुल डॉक्टर हरीश। हाँ जी, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम है जी। आप बता रहे हैं बार बार निमोनिया हो जाता है, तो ये देखना पड़ेगा निमोनिया होता है या दमा जैसी कोई बीमारी तो नहीं है आपके बच्चे को। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में वैक्सीन को लगाया जा सकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार निमोनिया होता है या दमे की शिकायत है, उन सबको तो वैक्सीन लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। उनको तो वैक्सीन लगनी ही चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं। कोरोना बीमारी होने पर ये निमोनिया होने की संभावना भी होती है। तो जिन व्यक्तियों को पहले से अधिक संभावना है निमोनिया होने की, वो अधिक गंभीरता से प्रभावित हो सकते हैं। तो उनको तो वैक्सीन लगाने की आवश्यकता कहीं अधिक है। आप अपने बच्चे को जैसे ही वो बुखार उसका ठीक हो जाता है अस्पताल में लेकर आए, वैक्सीन सेंटर पर लेकर जाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, उसका कोर्स पूरा करें। ये बहुत बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो वैक्सीन नहीं लगानी है, बट ज्यादातर केसेस में डॉक्टर हरीश वैक्सीन को लगवाया जा सकता है। देखिए, अगर हम एक चीज कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां जिसमें वैक्सीन नहीं दी जा सकती बहुत कम होती हैं। एक ही परिस्थिति हम मानते हैं कि अगर वैक्सीन की एक डोज लगाई है और इससे कोई बहुत गंभीर रिएक्शन उससे हुई है, जिसे हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस जी, अगर कोई पहले की डोज से वो हुआ है तब हम वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो दूसरी वैक्सीन लगा लेंगे। वैसे बहुत कम ऐसी परिस्थितियां हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम वैक्सीन नहीं देते हैं, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जी। तो वो और ऐसी बीमारियां जिन बच्चों को या जिन लोगों को होती हैं उनको उसके बारे में डॉक्टर बता देते हैं कि आपने ये काम नहीं करने हैं। तो जिनको इस तरह के बारे में जानकारी नहीं है, वो ये मान के चलना चाहिए हमें कि वो वैक्सीन वो लगा सकते हैं और वैक्सीन सेंटर पर अवश्य जाएं। वहां जो भी कर्मचारी हैं उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति में आते हैं कि वैक्सीन नहीं दी जा सकती तो वो आपको नहीं देंगे, लेकिन स्वयं ये निर्णय ना करें कि हमें ये दिक्कत हो रही है तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन की उपयोगिता संदेह से परे है। बिल्कुल वैक्सीन ने अपनी उपयोगिता निस्संदेह साबित की है। वैक्सीन लगाने से निश्चित रूप से जो कोविड की वजह से मृत्यु है उससे बचा जा सकता है। कोविड की वजह से जो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है गंभीर कोविड होने से, उससे बचा जा सकता है जी। इसलिए किसी संदेह में ना रहे, किसी कंफ्यूजन में ना रहे कि, और इन स्टोरी जो बहुत से हम सुनते हैं कि वैक्सीन लगाई थी फिर भी कोरोना हो गया, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंभीर कोरोना से निश्चित रूप से बचाव होता ही है जी बिल्कुल। और अब दिल्ली की गर्मी से दूर हिमाचल का रुख करते हैं और बात करते हैं राजू जी से, जिन्होंने हमें कुल्लू से कॉल किया है। राजू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। राजू जी बताएं। मैं सर जानना चाहता हूँ कि सर जो सर लेडीज होती हैं, माँ सर बच्चों के पास होती है, सर छोटे बच्चे को कोरोना हो गया
तो माँ उसके पास होती है, तो माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए कि घर के किसी और सदस्य को ये जी बिल्कुल कोरोना ना फैले। तो ये कहते हैं कि जो कोरोना की एक दूसरे से फैलता तो सब छोटे बच्चे के पास तो माँ होती है, तो माँ को क्या एहतियात करना। सर दूसरा कि सर छोटा बच्चा की जैसे टीका लगाते तो रोता है, तो सर उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए कि जब वो कोरोना का टीका लगाए तो रोए ना, तो वो ज्यादा वो स्ट्रेस न ले। जी बिल्कुल। डॉक्टर हरीश सिंह का जो पहला सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी मदर को कोविड हो जाता है तो ऐसे में छोटे बच्चों के साथ कैसे उन्हें डील करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो वो बिना माँ के रह भी नहीं सकता है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि कोरोना हमारी सांस से और हवा से फैलता है। अगर मदर को हुआ है और बच्चा मदर के पास ही हमेशा रहता रहा है तो बहुत संभावना है कि जिस वजह से, जिस हवा से, जिस प्रकार से मदर को हुआ तो बच्चों को भी कोरोना हो गया हो। निश्चित रूप से नहीं है, 100% नहीं है कि कह सकते कि उसको होगा ही होगा, लेकिन उसको भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मदर को हो गया है, बच्चों को वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाना जारी रखना है। हाँ, मदर को हर समय जब बच्चे के साथ रहती है एक अच्छे से मास्क का उपयोग करना है। तो वेल फिटिंग मास्क जिसको हम कहते हैं कि पूरे चेहरे पर नाक और मुंह को अच्छे से कवर करे, उसको लगाते रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होती है। हम लोग, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें या अस्पताल में काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं, हम भी एक अच्छा सा मास्क अपने लगा के तब हम मरीजों के पास जाते हैं। और आज भी हम सभी लोग उस मास्क का उपयोग करते हैं। तो मास्क से न सिर्फ हम खुद बचते हैं, बल्कि अगर मान लीजिए मुझे कोरोना है और मैंने मास्क का उपयोग किया है तो मेरे संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति भी उससे बचते हैं। तो मास्क का उपयोग दोनों तरह से लाभदायक है, खुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भी। माँ को कोरोना है, अगर वो मास्क का उपयोग करेंगी हमेशा जब ये बच्चे के साथ रहेंगी तो निश्चित रूप से बच्चे को कोरोना होने से बचाया जा सकता है। माँ का दूध तो बहुत आवश्यक है। बच्चे को कई बार दिन में माँ का दूध पिलाना पड़ता है। अगर बहुत 6 महीने छोटा बच्चा है तो वो तो हमें देना ही देना है, उसको नहीं छुड़ाना है। माँ को बच्चे से अलग नहीं करना है, ये दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन हाँ, माँ मास्क का उपयोग करें और अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक मास्क का उपयोग करें। उसके बाद तो बच्चे में भी वो इम्यूनिटी आ जाती है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जी, और हमारी एक श्रोता स्वाति ने ये जानना चाहा है कि इनका बच्चा 12 साल का है और बार बार उसे खांसी जुकाम से वो पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे में उसको हम प्रिवेंशन के लिए ये बार बार ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। अच्छे से मतलब है पीडियाट्रिशियन के पास जाएं जो भी नजदीक में उपलब्ध है। अगर दिल्ली में है तो आप हमारे अस्पताल में, कलावती अस्पताल में आ सकते हैं, उनको दिखाएं। वो कारण जानेंगे किस वजह से हो रहा है, ये निमोनिया है या अस्थमा जैसी शिकायत है। इन सब का बड़े आसानी से निराकरण किया जा सकता है, बहुत अच्छे से उसका हम उपचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को वैक्सीन की अधिक आवश्यकता होती है, न सिर्फ कोविड वैक्सीन की बल्कि और भी जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे लगाने के लिए उन वैक्सीन की भी इन बच्चों को अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर किसी भी वायरस डिसीज से, जैसे कोरोना एक वायरस डिसीज है, दूसरी बीमारियां हैं, उनसे अगर पीड़ित हुए तो उनको अधिक गंभीर बीमारी होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो इनको वैक्सीन हमें जरूर से देना चाहिए। जी, और बड़ौत का रुख करते हैं और जानते हैं महेश शर्मा जी से उनका क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ छोटे बच्चों को जो है किस तरह से हम कोरोना से बचाएंगे, क्योंकि उनको बुखार भी हो जाता है और दस्त भी लग जाते हैं। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, बताने की कृपा करें। ये दस्त लगते हैं, थोड़ा सा संक्रमित या खाना खा लें या थोड़ा सा खाना जो देर तक रखा हुआ है घर में या गर्मी में रखा है वो खराब हो गया है, या हम हाथ अपने ठीक से ना धोए खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय, तो उन सब की वजह से होता है। और कुछ न सिर्फ अपनी सफाई की वजह से बल्कि कुछ ऐसी वायरल बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं, जिनकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, दस्त कम लगेंगे। फिर भी अगर दस्त लग रहे हैं तो ORS का जो घोल है वो बच्चों को जरूर पिलाएं जब भी दस्त लगते हैं।
और जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य कर्मी के पास जाएं, पास के अस्पताल में जाएं, डिस्पेंसरी में जाएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उसका उचित उपचार करें। तो अगर साफ सफाई रखेंगे तो दस्त से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी सारी सफाइयां रखने के बावजूद भी छोटे बच्चों को दस्त हो सकते हैं। तो उस समय उसका उचित उपचार करेंगे, ORS का घोल देंगे, जिंक की दवाई देंगे 2 हफ्ते तक, तो इसकी जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच सकते हैं। और आपने बुखार का कहा जी, इन दिनों बुखार भी अधिक होता है। एक होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, अधिक गर्मी से में अगर बच्चे हैं वैसे भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हल्का बुखार उसकी वजह से हो सकता है, जिसे हम लू लगना भी कहते हैं, हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, वो सब गर्मी के मौसम की वजह से हो सकते हैं। और इन दिनों जो बुखार के अन्य कारण हैं, जैसे वायरल डिसीजेज हैं, जैसे दस्त लग जाते हैं, जुकाम खांसी हो जाता है, कई बार कुछ थोड़े से बड़े बच्चों को 1-2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको अक्सर होता है, टाइफाइड भी हो सकता है जी। तो बुखार का वही इलाज है, ठंडे पानी से पूरे शरीर पर पट्टियां करना, बुखार की पैरासिटामोल की दवाई देना और जितना जल्दी हो सके किसी नजदीक के डॉक्टर के पास जाकर दिखाना, क्योंकि बुखार का कारण सिर्फ गर्मी नहीं होती बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, उनकी वजह से भी बुखार हो सकता है। और बुखार के पहले दिन ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि बुखार गर्मी से है, मलेरिया से है, डेंगू से है, या टाइफाइड से है या किसी और बीमारी से है। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है जी। और रुक करते हैं गुरुग्राम का और बात करते हैं सुभाष जी से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते धन्यवाद। जी सुभाष जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। किशोरावस्था में मान लीजिए जो बच्चे हैं या उनका हाथ या पैर विकलांग है या पैर मुख बधिर है सर मान लीजिए, तो उनको कहाँ तक टीका लगवाना सर उपयुक्त है, उनके लिए सुटेबल रहेगा सर? एक और सवाल है, बच्चों को फ्रिज का पानी नहीं, जैसे ज्यादा चिल्ड पानी हो, काफी कोल्ड है, मतलब 0 पॉइंट पर किया गया टेम्परेचर पर, वो फ्रिज का पानी देना क्या जरूरी है सर? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर हरीश काफी कई सवाल हैं। पहले तो इन्होंने ये जानना चाहते हैं क्या बच्चों को ठंडा पानी फ्रिज का पीना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे उससे बीमार पड़ जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा ठंडा होगा बर्फ जैसा तो बीमार भी तो उससे नहीं हो गया तो गला खराब हो सकता है। कुछ लोगों में ये ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है कि अधिक ज्यादा ठंडा पिएंगे तो गले में थोड़ी जकड़न वगैरह आ सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि ठंडे पानी पीने की वजह से कोई बहुत बीमारी होती है। हाँ, कुछ लोगों को एलर्जी है या दमे की बीमारी है या इस तरह की तकलीफें हैं, उनको ठंडा पानी पीने से वो बीमारी थोड़ी उखड़ जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें प्रेसिपिटेट हो जाती है। अगर ऐसा होता है किसी को कि ठंडा पानी पीने से कोई समस्या हो रही है तो ना पिए, ठंडा पानी पीना भी बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता है। लेकिन ठंडे पानी की वजह से किसी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को कोई समस्या होगी ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जो दूसरी चीजें हैं सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क, ये भी जरूरी है। बच्चों में हर रोज या बहुत जल्दी से जो हमारी रिकमेंडेशंस है वैक्सीन की वो बदलती रहती हैं, तो उसका ध्यान रखें। अभी 12 वर्ष से सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, वो जरूर लगवाएं। हो सकता है कुछ समय तक ये उम्र 5 साल तक आ जाए और कुछ महीनों बाद 2 साल तक भी आ जाए। तो समाचार सुनते रहें, आकाशवाणी को सुनते रहें, इस कार्यक्रम को सुनते रहें, और जब भी ये खुलता है कि और छोटे बच्चों के लिए अपने बच्चों को वैक्सीन सेंटर पर ले जाके वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बिल्कुल डॉक्टर हरीश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपने हमसे चर्चा की। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं आपसे भी कहेंगे कि डॉक्टर हरीश ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।